आज भी बहुत सारे लोगों के मन में क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं, मेरी भी थी। तो मैंने इसको बेसिकली और टेक्निकली समझने की कोशिश करी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि आधा जो ज्ञान होता है ना वो ज़्यादा खतरनाक होता है। देखो, आज तक हम मनी और करेंसी को ऑलमोस्ट सेम ही समझते रहे, लेकिन आपको एक बात बताओ करेंसी के बारे की। अगर मान लो आपके पॉकेट में 500 रुपये की नोट है, अगर सरकार उसको बैन कर देती है तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? बिल्कुल ज़ीरो। लेकिन मनी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, ये सब को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, वो नेचुरल रिसोर्सेज है। करेंसी को सरकार चाहे कितनी भी मैनिपुलेट करे, रेगुलेट कर दे, कितनी भी छाप सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन गोल्ड, ये कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड सप्लाई में है। ऐसा ही कॉइन होता है कि उसकी जो, जब वो ईजाद होता है, जब भी क्रिप्टो करेंसी का कॉइन, तो उसका जो सप्लाई होता है ना वो फिक्स्ड होता है। फिक्स सप्लाई हो और अगर डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ता है। तो होप यहाँ तक आपको मनी और करेंसी में फ़र्क पता चल गया होगा कि करेंसी ज़ीरो भी हो सकती है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन मनी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। इसके बाद हम आते हैं कि डिजिटल करेंसी हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी को। तो डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी में फ़र्क क्या है? एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ कि अगर किसी आदमी ने अपने कपबोर्ड में 1,00,000 रुपए रख लिए, मान लो चूहा आके उतर गया, तो क्या होगा? वो जो फिजिकल मनी उसने स्टोर करके रखा था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई, ठीक है। लेकिन वही अगर डिजिटल होता, पेटीएम या गूगल पे इन सब के फॉर्म में डिजिटल जो मनी होती है, अगर वो होता तो सेफ एंड सिक्योर्ड रहता ना। लोगों को आज भी तकलीफ है कि ऑनलाइन पेमेंट करना है, डिजिटल पेमेंट में जाना नहीं है। खैर, उनकी सोच है। लेकिन इसके बाद हम आते हैं कि आप बोलोगे कि ये डिजिटल है तो कोई भी कितना भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, कितना भी मल्टीप्लाई कर सकता है, एक ही ईमेल में कितने सारे मैसेज करके लोगों को भेज सकता है। तो फिर क्या होगा? लेकिन अब उसका निजात लाया गया कि एक जब भी ट्रांजेक्शन होता है उसका एक लेज़र बनता है, वही खाता जिसमें सारे ट्रांजेक्शन, उसके सारे डिटेल्स होते हैं, वो सब उसमें मेंटेन होता है। और ये सभी कंप्यूटर्स में जाता है, सभी कंप्यूटर्स में जाता है जो भी इसमें होते हैं। तो अब आप ये भी कह सकते हो ना कि कोई एक लेज़र में कितनी बार भी लेज़र लिख सकता है, कोई भी कितनी बार कर सकता है, तो नहीं। इतने सारे कंप्यूटर पे अगर ट्रांजैक्शन होता है, सभी में एक जैसा है, तो किसी एक में अगर गड़बड़ हो रही है तो मिसमैच दिखेगा और वो ईजिली पकड़ा जाएगा। इसलिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और सभी लोग इसमें से काम करते हैं, उसमें से डेटा लेके अपना ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो इसको कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। यहाँ सब खुला है, सब इजी है। इसमें क्या होता है ना कि इसके साथ एक टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कि इसमें ब्लॉक्स ऑफ चेन होते हैं, जो एक ब्लॉक में सारा ट्रांजेक्शन्स होता है। जब वहाँ पर के ब्लॉक्स बच जाते हैं फिर एक ब्लॉक लगाया जाता है, फिर उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और वो सारा जो सेकेंड जो नया ब्लॉक्स होता है उसमें पिछला सारा ट्रांजेक्शन्स सेव्ड होता है, उसमें डिटेल्स दे सकते हैं। कहने का मतलब कि मान लो एक ट्रांजेक्शन सभी हुआ, तो उस ट्रांजेक्शन को कंप्यूटर तुरंत चेक करेगी, उसका अगला पिछला सारा रिकॉर्ड उसमें चेक करेंगे कि भाई इसने उस ए ने अगर बी को एक कॉइन दिया है तो उसने उसके पास कहाँ से आया, उसके पहले के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड क्या है, सारे पूरे वो ट्रांसपेरेंसी के साथ चेक करती है। फिर वो एक्यूरेसी के साथ विद इन अ सेकेंड वो ट्रांजेक्शन्स होता है, और वो जो ट्रांजेक्शन के डिटेल्स नया जो बना वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है। अब इतना सेफ एंड सिक्योर्ड है। अभी आप कह सकते हो कि ये बहुत क्लियर है, तो फिर भी लोगों को दिमाग में अभी आता है कि अब ये तो कोई प्राइवेसी जैसी रही नहीं, सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है, मेरे पास कितना पैसा है सबको पता चल रहा है। तो यहाँ पर आता है क्रिप्टोग्राफी, जो कि कोडेड फॉर्म में होता है। सारा जो भी लिखा है वो कोडेड फॉर्म में आया है। तो अब फिर भी लोगों को तकलीफ होती है कि मेरे पैसे हैं, ठीक है, क्यों इसकी वैल्यू सरकार की रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से ऊपर नीचे होता है, रुपए की वैल्यू बढ़ जाती है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हमें उसमें तकलीफ होती है। क्यों हमारे पैसे पे कोई किसी और का अथॉरिटी होता है, तो वो भी हटा दिया गया। अब इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया कि इसकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी, कोई ऑनर नहीं होगा, सबके लिए सब सेम है, इक्वल है। अभी आप सोच रहे होंगे कि चलो ये सब कुछ सेम है, सबके पास एक जैसा, सब इक्वल है, तो फिर इसके प्राइस, कॉइन के प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है? अभी मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो डिमांड है ना, इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, ठीक है। जब डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस ऊपर जाता है। कभी कोई ख़राब न्यूज़ होता है तो न्यूज़ की वजह से भी प्राइस डाउन जाता है।
तो इस तरह से ये बहुत वॉलेटाइल है कह सकते हो। तो इंडिया में ये आप इसको होल्ड कर सकते हो, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट करो। मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। फ्यूचर के लिए डाइवर्सिफिकेशन मुझे लगता है हमको ज़रूर से इसमें सीखना चाहिए। कुछ अच्छाई के साथ कुछ नेगेटिव तो है, लेकिन आप थोड़े के साथ इन्वेस्ट करो, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस आज से 10 साल पहले जो था आज कई गुना बढ़ गया है। ठीक है, नया चेंजेस है, जैसा कि अगर हम डिजिटल पेमेंट को नहीं अपनाएंगे तो उस तरह से डिजिटल करेंसी भी हमारे हाथ से जाएगी, और कहीं ना कहीं सब चेंज हो रहा है तो हमको इसमें सोचना ही पड़ेगा। तो आप, मेरा ये थोड़ा सा रिसर्च था आपके साथ शेयर किया, आप भी इसको करो और अपने जो रिस्क है जितना आप ले सकते हो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें आगे बढ़ो। दैट्स ऑल, थैंक यू।